हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को शुरू करवा दिया था, ठीक है। और इसका होमवर्क मैंने आपको एक क्वेश्चन करने को दिया था जो कि जेई मेन 2019 में आया हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स इफ a इक्वल टू x बिलोंग्स टू z 2 पावर x प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू ये दे रखा है। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सबसेट हमें पता करने हैं और हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से अब हमें देखना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमें जो ए दे रखा है, ए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2 की पावर x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, है ना। अब देखो ये 1, इसकी वैल्यू कब हो सकती है, जब 2 की पावर हम 0 कर दें, तभी तो पावर्स का कंपेयर करके आप कर सकते हो। तो देखो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके x माइनस 3 और x माइनस 2, है ना, इक्वल टू 0। ये हो गया आपका x की क्या क्या वैल्यूज आ गई यहाँ से 2, 3 और -2, राइट। तो यानी a जो सेट बन गया वो क्या बन गया 2, 3 और -2, ठीक है। उसके बाद में b आपको इसने क्या दे रखा है, देखो b ये दे रखा है -3 इज लेस देन 2x माइनस 1 इज लेस देन 9, है ना। इससे बात करें देखो तो इसमें क्या है -3 इज लेस देन 2x माइनस 1 इज लेस देन 9, ठीक है। तो पहले तो इसको यूज लेके करेंगे, तो देखो इसको के लिए क्या करते हैं, -3 इज लेस देन 2x माइनस 1, -1 को इधर लाया +1 दैट इज -2, तो -2 इज लेस देन 2x, तो x इज ग्रेटर देन -1 हो गया, x इज ग्रेटर देन -1, राइट। अच्छा, और इन दोनों को यूज लेते हैं तो क्या बनता है, देखो ध्यान से इन दोनों को यूज लेते हैं तो 2x माइनस 1 इज लेस देन 9, 2x इज लेस देन 10 और x इज लेस देन 5, ठीक है। अच्छा ये लो, अब देखो, अब आपको इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि x -1 से तो बड़ा है, तो ये लो -1 से तो हो गया बड़ा, बट 5 से छोटा है तो ये 5 से हो गया छोटा, ठीक है। तो यानी अब और इंटीजर्स के लिए ये कह रहा है ना, तो ये इससे b क्या आ गया भाई, a क्रॉस b तभी तो निकालेंगे हम। तो देखो -1 से बड़ा इंटीजर्स 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब हमें पता क्या करना है इसमें, देखो ये कह रहा है देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सबसेट पता करना है, तो पहले तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट पता करो, तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसमें 3 है और इसमें 4 है, ये दिख ही रहे 1, 2, 3, 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 12। और आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की सहायता से हम नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 पावर कर देते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 पावर 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 पावर 12। तो देखो 2 पावर 12 पे हम टिक कर देंगे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं, देखो इधर ध्यान से, अब हम पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ना। कहने को तो देखो किस तरीके से इसमें डिफरेंस होता है और वो अभी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखो जैसे मान लीजिए ये कोई दो सेट है ए और बी, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और ये 3, और इसके अंदर एलिमेंट है मान लो कुछ भी, मान लो 3, 4, 5, 6 मान लो, ठीक है। अच्छा, ये 1 जो है ये 4 से बिलोंग करता है, ठीक है, 2 जो है वो 5 से भी बिलोंग करता है, और 2 जो है वो 6 से भी बिलोंग करता है। बिलोंग करता है मीन्स रिलेट करता है ना, कहीं आप सोचो बिलोंग करने का मतलब क्या है, ये 3 से बिलोंग करता है, राइट। तो अब इससे जो कंडीशन पैदा हुई है
क्या कंडीशन पैदा हुई है वो अब हमें देखना है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है इसे हम एफ ए क्रॉस बी करके लिखेंगे जब फंक्शन की बात आएगी तो, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसमें भी एलिमेंट लिख दो 1 2 3 और इसमें भी एलिमेंट लिख दो 3 4 5 6। अब ये कब, तो ऐसे तो ये कहलाएगा रिलेशन, ठीक है, जिसमें कि जो है ये एक तरीके से क्या हो गया, ये डाइवर्ज हो गया, ये यहाँ से 2 से भाई 5 पे भी जा रहा है 6 पे भी जा रहा है ना। तो ये जो है ये फंक्शन नहीं होगा, इसे रिलेशन कहा जाएगा, है ना। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा क्या कह रहा हूँ मैं, देखो आगे देखो। तो ये 1 से और ये 3 पर, तो ये 1 से 3 पर हो गया, ठीक है। 2 से 5 पर और मान लीजिए 3 से 4 पर जा रहा है, ठीक है। अब ये एक एक एलिमेंट ही जा रहे हैं, ये एक एक एलिमेंट ही जा रहे हैं, या तो ये इस तरीके से जाए या फिर ये एक ही एलिमेंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर अभी इसकी जगह अगर ये होता, क्या, जैसे अगर मान लो ये होता और 3 भी जो है वो 5 पे भी ही जा रहा होता, तो ये एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, ये 3 4 से जा रहा है। अगर होता भी तो भी ये क्या कहलाता, फंक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, तो ये फंक्शन कहलाएगा। इसके ऊपर अभी और एग्जांपल लेते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा ये, है ना। तो फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो फंक्शन का क्या है कि फंक्शंस यानी मैपिंग इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये एफ सच दैट ए क्रॉस ए to B such that all elements of set A related to only single one or unique element in set B. All the elements, एक भी एलिमेंट उसमें रहना नहीं चाहिए, किसमें, ऑफ सेट ए में, सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए रिलेटेड टू ओनली सिंगल, सिर्फ एक पे भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि आप एक से ना वो इस पे भी चल गए, इससे भी चल गए, इस पे भी चल गए, इस पे भी चल गए। हो सकता है चलो मान लिया इसमें एक एलिमेंट है, लेकिन फिर वो एक में ही जाएगा, वो ऐसे जाएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, फिर वो रिलेशन होगा एक तरीके से, है ना। अच्छा देखो, तो ये कह रहा है कि रिलेशन और फंक्शन के बीच में किस तरीके से एक छोटी सी दीवार खड़ी है, उसके बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ये मैंने लिया और ये क्या निकल कर आया, फंक्शन निकल कर आया, ठीक है। फंक्शन, ये कह रहा है रिलेशन जिसमें 2 कंडीशन लगाओ तो वो क्या हो जाएगी, फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस पर ये और एक बेहतरीन एग्जांपल देखो ध्यान से, इसको ये क्या कह रहा है, ये लो, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए इस तरह, अब इसमें हमें क्या पहचानना है कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरो डायग्राम रिप्रेजेंट ए फंक्शन, में से कौन सा एरो डायग्राम जो है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अब हमें बताना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें ये 1 2 से 2 5 से और हर एक एलिमेंट 1 का हर एक एलिमेंट भी इजी हो गया यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, फंक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो जरा, ये 2 से 5 पे भी जा रहा है और 2 से 3 पे भी जा रहा है, 2 से 5 पे भी जा रहा है, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है ना, डाइवर्ज मतलब इस तरीके से, और कन्वर्ज मतलब ये दो जगह से एक ही पॉइंट पर आ जाए। तो जब इस तरीके से होगा ना तो ये फंक्शन होगा, और जब इस तरीके से जब ये डाइवर्ज होता है तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये सीधी गणित तो यही है, देखो अब इस चीज को आप तोड़ मरोड़ के जैसे सीखना चाहो आप वैसे सीख लो, बाकी सीधी गणित तो यही है। देखो इधर ये है, तो ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये डाइवर्ज हो गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये 2 से 3 पे भी जा रहा है, 1 से 2 पे भी जा रहा है और 3 से 3 पे भी जा रहा है, तो हर एक इसका एलिमेंट यूज में भी आ गया ए का, है ना, तो ये फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, तो ये हर एक पॉइंट से आ रहा है और ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज नहीं हो रहा ये, तो ये फंक्शन है। तो आपके मन में आएगा कि क्या बी में एलिमेंट रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, ए में नहीं रहने चाहिए, है ना, ये बात याद रखना। इसमें देखो ये भी डाइवर्ज हो रहा है तो ये भी फंक्शन नहीं है,
और वैसे भी इसमें एलिमेंट भी तो छूट रहे हैं। इसमें देखो, इसमें पहली बात तो 4 रह गया, तो 4 रह गया तो भले एक एक हो लेकिन 4 तो रह गया ना, तो ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये देखो एक चीज, कि जब इस तरीके से होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होना, कन्वर्ज, है ना। और इसको क्या कहते हैं, डाइवर्ज। ठीक है ना। अच्छा, अब हम जरा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन इस पे जरा विचार कर लेते हैं। तो देखो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन वैसे तो ये बता रखा है मैंने, फिर भी एक बार देख लो। इफ फंक्शन f is defined from set a to set b, f such that a to b, then domain of complete set a। कि डोमेन क्या होता है, कंप्लीट सेट ए को ही तो बोलते हैं डोमेन। और रेंज क्या होती है, एलिमेंट ऑफ सेट बी रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ ए, सेट बी के ऐसे एलिमेंट जो कि सेट ए से रिलेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है अगर एफ ए टू बी करके लिखा हुआ है तो बी के सारे एलिमेंट जो है वो कोडोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। राइट। अच्छा, उसके बाद देखो, तो या अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं, देखो ध्यान से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इसका, इससे एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 3 5 7 8 और ये हो गया 9, है ना। फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ इसलिए एफ लिखा है, आर लिखते थे तो रिलेशन डिफाइन होता था। राइट। अब देखो ये 1 का 5 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का भी 7 के साथ, उसके बाद में 4 का जो है वो 9 के साथ, 4 का 9 के साथ। तो देखो गौर करो ये एक ही पॉइंट पर क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए। तो इसका भी डोमेन, रेंज ये सब होंगे इसके, है ना, वही होते हैं जो जैसा रिलेशन में होता है ना। तो डोमेन में क्या होगा कि सेट ए के वो एलिमेंट जो कि रिलेट करते हैं, है ना, तो वो के इसमें तो सारे रिलेट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4। राइट। डोमेन क्या होता है, सेट बी के, वो रेंज क्या होती है, तो सेट बी के एलिमेंट जो कि रिलेट करते हैं, तो 5 7 8 9, तो लिख देते हैं 5 7 8 नहीं है इसमें 9। ठीक है। और उसके बाद में कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन, कोडोमेन जो होता है वो होता है क्या, कोडोमेन होता है हमारा कौन सा, सेट बी के सारे एलिमेंट। तो ये हो गया देखो क्या क्या, 3 5 7 8 और ये 9। क्लियर। अच्छा, तो इसकी जगह अगर कोई व्यक्ति चाहे तो ओनली बी भी लिख सकता है, तो ये अंडरस्टूड होता है ये, है ना। बी अगर लिख देता है तो, क्योंकि ये बी का मतलब, क्योंकि बी के ही तो सारे एलिमेंट होते हैं, है ना। अच्छा, तो ये ऐसे तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब एक तरीका अपनाता हूं मैं। ठीक है। और उससे देखे पता करना, देखो देखो ध्यान से, ये भी एक एग्जांपल ही है। क्या है कि एफ इस तरीके से डिफाइन है कि क्लोज ब्रैकेट -1 से 3 टू क्लोज ब्रैकेट 5 से 11। ठीक है। तो गौर करो, ये क्या है, ये इसके अंदर, ये तो डोमेन है, ये क्या है, डोमेन है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको गौर करो 5 7 11 में, तो वैसे ये जो 11 है ये इसमें क्या है, ये है। ठीक है। तो देखो इधर ध्यान से, इसके पहले तो ये देखो इसकी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 6 7 8 9 और ये 10 बस। ठीक है ना। जो ओपन ब्रैकेट होता है उसको काउंट नहीं करते हैं, मैं आपको याद दिला दूं, और क्लोज ब्रैकेट होता है उसको हम काउंट करते हैं। ठीक है। और जरा -1 क्लोज ब्रैकेट और 3 भी क्लोज ब्रैकेट, इसका जरा मतलब ढूंढ लो। इसका मतलब क्या है देखो, तो ये है -1 0 1 2 और ये 3। राइट। दोनों क्लोज ब्रैकेट में ही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो देन, अब ये कुछ चीजें हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है देखो, देन नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन डोमेन,
नंबर ऑफ इंटीजर्स इन डोमेन, तो ये कितने हो गए? देखो डोमेन में नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो गए, और ये रेंज हो गई है ना। तो डोमेन में मतलब ये रेंज हो गई, तो डोमेन में नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये कितने हो गए नंबर ऑफ इंटीजर्स इन डोमेन? 5। और अब एक चीज देखो, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स इन रेंज, ठीक है ना। तो रेंज के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो ये मैक्सिमम, ये वर्ड याद रखना है बस। फिर देखो आप, तो अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स इन रेंज, तो रेंज में कितना हो गया? देखो 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम कह रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है ना। अच्छा, तो कई बार क्या होता है कि जो जो डोमेन होता है वही आपका कोडोमेन भी हो जाता है, तो ये कभी इस चीज को देख के अजीब एक तरीके से फील मत करना। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, जैसे मान लो एफ ए क्रॉस बी, ए टू बी है, ठीक है। अच्छा, तो जो चीजें आप जानते हो वो क्या क्या जानते हो आपकी? देखो साहब, डोमेन होता है वो तो जो है वो ए होगा यहाँ पर। रेंज क्या होगी? रेंज होगा सबसेट ऑफ बी, है ना। तो जरा इसके एक बार एक ये और एक ये, ठीक है। उसके बाद देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। मान लीजिए यहाँ पे कोई 1 2 3, और यहाँ लीजिए 5 4 5 6, इससे फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए 1 से 4 पे, 2 से 5 पे, और 3 से 6 पे। तो यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो रेंज क्या होगी? रेंज सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट बी के, तो ये पूरा ही है। तो ये रेंज और कोडोमेन जो है वो पूरा का पूरा क्या है? बी ही है यहाँ पर, ठीक है ना। ये चीज विशेष ध्यान रखना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद उसके बाद आगे बढ़ो देखो। उसके बाद एक ये ग्राउंड लेवल से छोटी सी चीज बता देता हूँ जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। देखो, एनी एक्सप्रेशन रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्स, कोई भी एक्सप्रेशन अगर लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वो क्या है? सेटिस्फाइंग डेफिनेशन, है ना। सेटिस्फाइंग डेफिनेशन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन में इस तरीके से लिख रहा हूँ, x² - 3x + 8 + 5 अपॉन x + 8, ना कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो एफ ऑफ एक्स एक को लिख देता हूँ, मान लीजिए 2x - 3, और एक एफ ऑफ एक्स इस तरीके से लिख देता हूँ, मान लीजिए x⁻⁻³ + 7 अपॉन में √x, और एफ ऑफ एक्स इस तरीके से लिख देता हूँ कि कोई भी कांस्टेंट 3। अब कुछ बोलेंगे साहब ये तो एक्स की फॉर्म में है ही नहीं, तो बता दो 0x + 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अगर इस तरीके से कभी दिया हुआ होता है तो कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ भी सीखनी है, और वो क्या है वो भी बता देता हूँ। देखो इधर, देखो जैसे मान लीजिए ये कोई है x है और ये कोई है y, ठीक है। जिसे कि हम y = f(x) लिखते हैं ना फंक्शन की फॉर्म में। ये जो f ऑफ x है इसे मैंने y मान लिया, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये कोई भी एक
फंक्शन में यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ इस तरीके से। मान लीजिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5 6 7 8 और ये 9। 2 मिनट के लिए मैं इस अलजेब्रा पे अभी नहीं आ रहा हूँ, है ना, बस ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बता के छोड़ दिया। आप तो बस एक सिंपल तरीके से ऐसे समझो, जैसे मान लो 1 जो है वो 5 से एक तरीके से रिलेट कर रहा है, फंक्शन है इस डिफाइंड है। और 2 जो है वो मान लीजिए 7 से है, उसके बाद में 3 जो है वो 8 से है, और उसके बाद में 4 जो है वो भी 8 से है। तो पहली बात तो देखो ये फंक्शन है, आपको पता ही है एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है, और इसके हर एक एक्स के हर एक एलिमेंट यूज में आ रहे हैं, है ना। अब कुछ चीजें हैं जो इसको क्या क्या कहते हैं वो एक बार आप देख लो, मैं जो बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, देखो। एक तो वैल्यू ऑफ एक्स, वो डोमेन होती है, आपको अच्छे से पता है, तो मैं एक बार इसके लिख देता हूँ कि वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है ना। अच्छा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होती है उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्लियर। अच्छा, अब इन्हें और क्या क्या कहते हैं वो एक बार जरा देखो ध्यान से। तो ये तो होती है फंक्शनल इमेज, क्या होती है, फंक्शनल इमेज, ओके। अच्छा, उसके बाद ये इसे क्या क्या कहेंगे, देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे, एक तो फंक्शनल इमेज, तो ये हो गई, कितनी हो गई इसमें, 1 2 3 4 5। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वन की मतलब फंक्शनल इमेज ऑफ वन वो क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या, 5। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ इसके नीचे लिख देता हूँ, ये लो, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं कि फंक्शनल इमेज ऑफ वन, वन की क्या होगी फंक्शनल इमेज, 5। अच्छा, तो इसे क्या कहेंगे, इसे इसे खुद को क्या कहेंगे, जैसे अगर इसे फंक्शनल इमेज कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्री इमेज, क्या कहेंगे, प्री इमेज, ओके। अच्छा, तो प्री इमेज ऑफ 5, 5 की प्री इमेज क्या होगी, वो 1 हो जाएगी, है ना। तो देखो प्री इमेज ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और 8 की प्री इमेज क्या होगी, जाहिर सी बात है 3 और 4। तो प्री इमेज ऑफ 8 इक्वल टू 3, 4, इस तरीके से इसे लिखा जाता है ना। अब एक चीज जो है वो इसमें आपने देखा कि देखो डोमेन होता है, उसे हम सेट ऑफ प्री इमेज कहते हैं, उसे हम वैल्यू ऑफ एक्स कहते हैं। ये इनपुट का और ये आउटपुट, ये दो नए शब्द देखने को मिलेंगे आपको 1 मिनट के लिए। बाकी अगर जिन्होंने ये वीडियो ध्यान से देखा है, लेक्चर ध्यान से अटेंड करा है, उनको ये भी समझ में आ जाएगा, कोई नई बात नहीं है ये भी, ठीक है ना। और एक्स एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ, ये आपके लिए फिर भी थोड़ा नया है ना। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए एक तरीके से कोई मशीन है ये, ठीक है, टॉफी टाइप की, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई भी डोमेन जो है ना एक्स की फॉर्म में, उसे इनपुट किया जाता है, कोई भी डोमेन को, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन, डोमेन एक्स को इनपुट किया जाता है, इनपुट, ठीक है, यानी रखा जाता है। और यहाँ पर है ना कोई एग्जाम, मतलब यहाँ पर है ना कोई फंक्शन में डिफाइन कर देता हूँ, वो हो गया मान लीजिए x² + 3, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर x इक्वल टू, मान लीजिए मैं अगर यहाँ 1 पुट करता हूँ x इक्वल टू 1 पे, तो क्या मिलेगा मुझे, एफ ऑफ एक्स यानी जो y है वो क्या मिलेगा मुझे, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 3 कितना हो गया 4। तो ये कितना मिलेगा मुझे, एफ ऑफ 1 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू 2, मान लीजिए मैं माइनस का 2 पुट करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, -2 का स्क्वायर 4,
4 और 3 7, तो f ऑफ -2 इक्वल टू क्या हो गया 7। तो ये जो है इसे कहेंगे फंक्शनल इमेज ऑफ -2 क्या कहेंगे इसको फंक्शनल इमेज ऑफ -2, फंक्शनल इमेज ऑफ -2, फंक्शनल इमेज ऑफ -2। ओके, अच्छा, तो जाहिर सी बात है आपको कि ये आपने किया तो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिला है, और वो उस आउटपुट को ही हमने क्या नाम दे दिया, जो ये जो y जो निकला है जिसे कि हम fx कह रहे हैं, और वो ही क्या है, इसकी रेंज भी है, क्या है, वही इसकी रेंज भी है, और वही इसकी क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इतने सारे नाम हो गए इसके, है ना। तो बस उसी अकॉर्डिंग इसका ये नाम, इसका ये मैंने डिजाइन किया है। ये जो बात कही है ना मैंने यहाँ पे, क्या ये कि डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ प्री इमेज, है ना, और इस अप्रोक्सीमेटली इक्वल विद होता है ये, है ना। तो सेट ऑफ प्री इमेज और वैल्यू ऑफ एक्स, इनपुट एक्स एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ, ये कवर्ड बाय ग्राफ है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इस तरीके से जब भी कभी होता है तो बेसिकली हमने अब आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा, एक बार वो छोटे से उसमें देख लो कि एक तो फंक्शन का तो हमने देख ही लिया, ठीक है, कि फंक्शन जो है वो किस तरीके से डिफाइन होते हैं, कि ये एक ये होता है, एक ये होता है, और इस पर जो है वो कोई एक फंक्शन एफ डिफाइन होता है, और इसे क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने लिया, मान लीजिए y इक्वल टू कोई भी फंक्शन है इसमें, ठीक है, जैसे कि f ऑफ x इक्वल टू आ गया मान लीजिए x² + 3। तो इसकी है ना कुछ 3 चीजें आपको समझनी पड़ेगी, जैसे कि एक इसका फंक्शन क्या है इसका, ठीक, मतलब फंक्शन है या नहीं है ये, इसका डोमेन क्या है, और इसकी रेंज क्या है, ठीक है। और यही चीज आपको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी आपको यही समझना पड़ेगा कि फंक्शन है या नहीं है, डोमेन है या नहीं है, और एक रेंज है या नहीं है, मतलब क्या है अगर है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फंक्शन जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को है या नहीं है, जो भी है उसको तो हम है ना मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, और यहाँ पर तो ये 99% क्या होगा वो एक बार अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।